या आरएसएस अपने मकसद में कामयाब हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका मकसद स्पष्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने राम मंदिर का या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छोड़ करके अम्बेडकर बात का काम करें, कभी नहीं कहा उन्होंने। और हमारे वाले कह रहे हैं, क्या करें, हमारे वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो परशुराम की 125 फुट ऊंची मूर्ति बनाएंगे। हमारे वाले कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बीजेपी के वर्तमान समय में दो प्रकार के समझौता है। पहला समझौता कौन सा है? पहला समझौता वो है जो दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में कौन कौन, चलिए साहब, जयंत चला गया, दिख रहा है ना, चला गया। रामविलास पासवान का लड़का चला गया, दिख रहा ना, चला गया। और चलेंगे, नीतीश कुमार चलेंगे, दिख रहे ना, चलेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन दिख नहीं रहे किसके साथ है वो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन भर ये बात बताने में, करने में और कहने में सक्षम रहे कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों से ये कहता हूं कि वो 3 काम जरूर ईमानदारी से कर लें। पहला, शिक्षित, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दूसरा, संगठित रहिए, आपस में झगड़ा मत करिए, प्यार मोहब्बत के साथ। आप गांव में रहते हो तो गांव में रहिए, महानगर में रहते हो तो महानगर में रहिए, शहर में रहते हो तो शहर में रहिए, नगर पालिका विधानसभा तालुका में रहते हो तो वहां रहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, आपस में झगड़ा मत करिए। और तीसरा, संगठित होकर के रहिए। अगर संगठित रहोगे, बिखरोगे नहीं, तो फिर देश पर राज भी करोगे और गली मोहल्ले में भी आपका मान सम्मान होगा। क्योंकि आप तमाम लोग कहते हैं, हमारे तमाम सीनियर साथी कहते हैं कि टुकड़ों में बिखरे हुए फलों की कीमत नहीं होती। टुकड़ों में बिखरे हुए फलों की कीमत नहीं होती, तो आदमियों की कहां से होगी? तो आज आप ये बात समझ लीजिए, आप जब भी यहाँ से जाएं सुबह को 4 बजे 3 बजे, तो अपने घर जाकर के ये बात दिमाग में रखना और कहना कि हमको कम से कम झगड़ा नहीं करना है, गली मोहल्ले में प्यार मोहब्बत और संगठन के साथ में रहना है। दूसरा, हमारे पास में रुपया 1 है या 1000 है, संपत्ति 1 रुपए की है या 1 लाख की है या नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि आपके हाथ में अगर 1 रोटी हो तो वो 1 रोटी बेच देना, लेकिन बच्चों को पढ़ा लेना। तो दूसरा, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को मानना, क्योंकि बच्चों को शिक्षित करना है। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि संघर्ष करना है, क्योंकि ये बात भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संघर्ष करिए। तो संघर्ष कहाँ के लिए करिए? आपस में मत करिए, भाई भाई मत करिए, चाचा ताऊ मत करिए, बाप बेटा के साथ मत करिए, माँ बेटा के साथ मत करिए। किसके लिए संघर्ष करिए? संघर्ष करिए इस देश पर राज करने के लिए, संघर्ष करिए अपने अधिकारों के लिए, संघर्ष करिए इस देश के हुक्मरानों से टकराने के लिए, संघर्ष करिए इस देश के राजाओं की आंख में आंख डाल करके अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था और इस बात का ये उद्देश्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब आप पढ़ोगे, हम तो पढ़ते हैं, हम तो लिखते हैं, मैं तो जो लिखता हूँ वो देश विदेश में पढ़ा जाता है, तमाम मैगजीन में छपता है, तमाम टीवी चैनल पर मेरे स्पीच आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना उतना आसान नहीं है जितना कि आज का बच्चा, आज का नौजवान गले में गमछा डाल करके नीला घूम रहा है और वो कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हो गया हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बेटा उतना आसान बाबा साहब को समझना नहीं है। बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, और जब बाबा साहब को पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर चीज क्या थे, कि जो पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन कोई किस बात का आंदोलन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन किस बात का आंदोलन है? इज्जत का आंदोलन है, मान सम्मान का आंदोलन है, बराबरी का आंदोलन है, समता का आंदोलन है, स्वतंत्रता का आंदोलन है, बंधुता का आंदोलन है और न्याय का आंदोलन है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो सिर्फ दलितों के थे, चमारों के थे, महारों के थे, जाटों के थे। आज तो जो शेड्यूल कास्ट में जातियां आती है ना, जो शेड्यूल कास्ट में चमारों के, जाटों के अलावा दूसरी जातियां आती हैं, वो भी हिंदुओं के साथ खड़ी है। बताओ मुझे, खटीक है या कोई है? कोई खटीक नहीं है ना। पासी है, वाल्मीकि है, नहीं है ना। इसका मतलब सबके सब चमार हो, चमार जाट भी कोई दूसरा तो नहीं है ना, वही हो ना सब।
तो इसका मतलब है, चलिए लोधे राजपूत है, देखो उनके लिए ताली बजाओ, लोधे राजपूत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चमारों का आंदोलन नहीं था, महारों का आंदोलन नहीं था, वाल्मीकि खटीक पासी धानुकों का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन मानवता का आंदोलन था, समानता का आंदोलन था, बंधुता का आंदोलन था। और उसी आंदोलन को मैं चला रहा हूँ, उसी आंदोलन को शशि भूषण जी चला रहे हैं, और उसी आंदोलन को प्रधान जी चला रहे हैं, रेणुका जी, और उसी आंदोलन को सुनने के लिए आप तमाम लोग यहाँ बैठे हो। मैं जब रिसर्च करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ, जब मैं पढ़ता हूं, तो मैं कहता हूं कई बार कि वर्तमान समय में जो लोग देश में राज कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी के रूप में, आरएसएस इनके पीछे खड़ी है, तो मैं सोचता हूं कि आखिरकार इनके पास इतनी ताकत कहां से आई। संख्या तो तुम्हारी ज्यादा है भाई, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ जातियों की बात कर लूं, तो मुझे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25% और पूरे देश के अंदर लगभग 22.5% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट में भी ज्यादा कौन है? वो जाटव है, चमार है, महार है, यही लोग हैं। इस देश के अंदर ब्राह्मण कितने? 3%। और अब तो बिहार की जनगणना से साबित हो गया कि लगभग टोटल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों मिलाकर के 12% है। तो तुम्हारी संख्या 88% है, तो तुम राजा क्यों नहीं बनते हो? राजा ये 3% वाले क्यों बनते हैं? तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि तुम्हारे बीच में जो लोग हैं और जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, वो उनके साथ प्लस हो जाते हैं, तुम उनको अपने साथ नहीं लेकर के आते हो। रिंकू प्रधान जी ने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन अगर ये प्रोग्राम में जाट होते, गुर्जर होते, यादव होते, धानुक होते, पासी होते, खटीक होते, वाल्मीकि होते, तमाम वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते, जिनकी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, और लड़ी ही नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो लड़ाई संवैधानिक रूप से उन्होंने दर्ज कराई। अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 340 इस देश के OBC के लिए है, तो आर्टिकल 341 दलितों के लिए है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो OBC के लोगों के लिए सबसे पहले सोचा, यानी जाटों के लिए, गुर्जरों के लिए, यादवों के लिए, पटेलों के लिए, लोधों के लिए, मालियों के लिए, शाक्य, कुशवाहा, तमाम लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। लेकिन आज की तारीख में वो लोग बाबा साहब को दुश्मन मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहां तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहुंचाना था। ये नालायकी किसकी है? ये नालायकी हमारी है। अब मैं एक बात और आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। ये बात साझा करता हूँ कि जरा सोचिए, जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं वो सोचे। बच्चों तुमसे बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है बेटा? अभी थोड़ा सा इन लोगों से बात कर लेता हूँ। आप लोग सोचिए, जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचिए। कल जाकर के कहना कि राहुल नागपाल आया था, वो एक विश्लेषण की बात बता करके गया। क्या बात कह करके जा रहा हूं मैं आप लोगों से? मैं वो ये कह करके जा रहा हूं कि 1925 में RSS बना। कब? 1925 में। अगले साल 100 साल हो जाएंगे ना? तो उन्होंने 100 साल पहले जो सपना देखा था वो पूरा हो गया कि देश पर राज करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1922 में समता सैनिक दल बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो गया, वो पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना बिखरा, RSS का सपना कामयाब हुआ। दूसरा, RSS जब बनी 1925 में, तो इस बात को ध्यान से सुनना, RSS के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था। 1949 में जनसंघ बना, तो जनसंघ के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था। 1950 के आसपास अयोध्या में राम की मूर्ति रखी गई, उनमें एक भी RSS और जनसंघ का आदमी नहीं था। 1964 में बजरंग दल बना, उसमें राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बना, उसमें राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 1980 तक कभी भी हिंदुओं का मुद्दा राम मंदिर नहीं रहा। यानी 1925 से लेकर के और 1985 तक लगभग 60 साल के हिंदू आंदोलन में, सवर्णों के आंदोलन में, ब्राह्मणों के आंदोलन में कभी भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा। तो फिर राम मंदिर का मुद्दा अचानक से आया कहां से? ये विचारणीय प्रश्न है। ये विचारणीय प्रश्न है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि काउंटर को कैसे काउंटर किया जाता है आप समझिए। जब 1980 और 1970-75 के आसपास काशीराम साहब की राजनीति जन्म ले रही थी,
जब 1980 के आसपास रामविलास पासवान बोल रहे थे, लालू यादव बोल रहे थे, शरद यादव बोल रहे थे, अजीत सिंह बोल रहे थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता मजबूती के साथ बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो या फिर कुर्सी खाली करो। और मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था ना। मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था। नारा लगा, क्या नारा लगा कि या तो मंडल कमीशन लागू करो या कुर्सी खाली करो। तो जब 1985 के आसपास ये नारा लगा, तो जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक मंच पर आने लगे, भाईचारा बनने लगा, रोटी का बेटी का व्यवहार होने लगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार होने लगा, तो फिर कुछ चतुर चंट चालाक चोटी वाले लोगों ने ये कहा कि इस एकाकी को तोड़ो। ये जो वैचारिकी बन रही है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों में, इसको तोड़ो। तो कैसे तोड़ोगे? उसको तोड़ने के लिए, उसको खंड खंड करने के लिए क्या करा इन चतुर चालाक लोगों ने? जब BP सिंह की सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% आरक्षण OBC के लोगों को मिला, उसमें 5 लोगों की जान गई, जिनमें 3 दलित समाज के थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो जैसा ही मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हुई, तो कमंडल हारा। कमंडल यानी ये जितने आज की तारीख में भगवा झंडा फहरा करके राम मंदिर मनाने का जश्न मनाने वाले लोग, ये हारे। कब हारे? 30 साल पहले। मैं 2024 में खड़े होकर के बात कर रहा हूँ। तो 1992 में ये लोग हारे, कमंडल हारा, मंडल जीता। किसकी वजह से जीता? मंडल जीता, उसमें BP सिंह थे, उसमें काशीराम थे, उसमें मायावती थी, उसमें रामविलास पासवान थे, उसमें शरद यादव थे, उसमें लालू यादव थे, उसमें अजीत सिंह थे। तमाम SC ST OBC के लोग एक मंच पर थे। तो ये 15% लोग हारे और 88% लोग जीते। जब मंडल हारा, मंडल जीता और कमंडल हारा, तो इन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे तोड़ा जाए। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, पीछे से लेकर के आ रहा हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई। तब इनको लगा कि अभी तोड़ना चाहिए। तब कहीं 1988 और 1987 के आसपास बड़े चतुर और चालाक लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और राम मंदिर के लिए कहा इन्होंने, फिर रथ यात्रा निकाली गई, सारा काम हुआ, माहौल बनाया गया। और माहौल का असर ये हुआ कि जिन लोगों ने कमंडल को जिताया था, मंडल को जिताया था और कमंडल को हराया था, आज वो तमाम लोग उन कमंडल वालों के साथ बैठे और मंडल वाले खाली हाथ बैठे हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात को। बताइए मुझे, अजीत सिंह साहब जो इस देश के अंदर 1992 में मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका बेटा कहाँ है? जयंत चौधरी। बताइए जरा, BJP के साथ। रामविलास पासवान जो मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका बेटा कहाँ है? BJP के साथ। और तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अगर मैं नाम गिनवाने लगूं, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की यानी RSS, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो ये कहते हैं योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार। मैं कहता हूं कि नहीं, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार नहीं, RSS और BJP के डबल इंजन की सरकार। RSS और BJP के डबल इंजन की सरकार चल क्यों रही है? क्योंकि आज रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान कहता है कि मैं तो राम का भक्त हूं, और उसका बाप राम के कमंडल को हराने के लिए मंडल को जिताया, उसकी औलाद नालायक निकली। जिस अजीत सिंह ने मंडल को जिताया, कमंडल को हराया, उसका बेटा राम की गोद में बैठा है। यानी दूसरी पीढ़ी के जो नेता आए, वो सबके सब नालायक निकले। और वर्तमान समय में मेरी खामोशी को समझना, मेरे शब्दों को समझना, अगर अम्बेडकरवाद हार रहा है तो वो इसलिए नहीं हार रहा कि राहुल नागपाल नालायक है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरे देश में जा करके बोल रहा हूँ, मुकदमे भी करा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर गालियां भी खा रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर थाली भर भर के मुझे गालियां मिलती हैं कि राहुल नागपाल ने ये बोल दिया साहब 2 गाली, राहुल नागपाल ने वो बोल दिया 2 गाली। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाली से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में अगर BJP जीत रही है तो वो इसलिए जीत रही है, या RSS अपने मकसद में कामयाब हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका मकसद स्पष्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने राम मंदिर का या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छोड़ करके अम्बेडकरवाद का काम करेंगे, कभी नहीं कहा उन्होंने। वो अपने एजेंडे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमारे वाले कह रहे हैं, क्या करें? हमारे वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो परशुराम की 125 फुट ऊंची मूर्ति बनाएंगे। हमारे वाले कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारे वालों ने समझौता किया, उन्होंने समझौता नहीं किया और अंबेडकरवाद में समझौता की राजनीति नहीं चलती। ये याद रखना मेरी बात ध्यान से। और एक बात, अपनी बात आपसे मैं यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि अगर वो जीत रहे हैं तो बीजेपी के वर्तमान समय में 2 प्रकार के समझौता है। पहला समझौता कौन सा है? पहला समझौता वो है जो दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में कौन कौन? चलिए साहब, जयंत चला गया, दिख रहा है ना, चला गया। रामविलास पासवान का लड़का चला गया, दिख रहा ना, चला गया। और चले गए, नीतीश कुमार चले गए, दिख रहे ना, चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन दिख नहीं रहे किसके साथ है वो। ताली बजाओ यहाँ। और ये कौन से हैं? ये हमारे वाले हैं, ये अखिलेश यादव हैं, ये मायावती है। मैं नाम लेके करूँ आपको बुरी लगेगी मेरी बात। अगर आज की तारीख में इस देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकरवाद कमजोर हो रहा हो, पूरे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हो, हमारे बच्चों की शियार खराब की जा रही हो, हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जरा बताओ मुझे। एक समय था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, ये तमाम लोग बैठे सीनियर साथी, और आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो 1 लाख 2 लाख महीने की नौकरी करते होंगे। हैं बहुत सारे लोग जिनकी तनख्वाह 2 लाख होगी। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनकी तनख्वाह 5 लाख थी, जिनकी तनख्वाह 3 लाख थी, यानी 10,000 रुपए पर डे। चमार के घर में पैदा होने के बाद में भूख और गरीबी से लड़ते हुए माँ ने दूसरों के खेतों में नौकरी की, बेटा पढ़ाया, दिल्ली गया, नौकरी लगा, और आज वो 3 लाख रुपए महीना की नौकरी करता है बाबा साहब के आरक्षण की वजह से, और उसका बेटा एमटेक बीटेक करने के बाद में 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। ये शर्म की बात है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारे नालायक नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग, वो नेता वो नहीं बचा पाए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे करके गए थे। हमारे नेता क्या बचा रहे हैं? जिन नेताओं को फूले अम्बेडकर आंदोलन बचाना था, जिन नेताओं के कंधों पर हमने और आपने जिम्मेदारी दी थी कि जाओ राजनीति के रण में या सामाजिक क्षेत्र में आप फूले अम्बेडकर आंदोलन की रक्षा करना, वो नेता क्या कर रहे हैं? वो नेता खुद को, अपने परिवार को, अपने पैसे को बचाने का काम कर रहे हैं, वो आपको बचाने का काम नहीं कर रहे। ये ध्यान रखना मेरी बात। ये बात जब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं भाई साहब आप तो खिलाफ बोलते हो। मैंने कहा मैं एक आदमी की वकालत नहीं करता। जिस काशीराम ने 10-10 रुपए इकट्ठा करके दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बनाया, उस राष्ट्रीय कार्यालय को तोड़ करके अगर किसी बहन का भाई होटल बना करके बिजनेस करता हो तो राहुल नागपाल को बोलना पड़ेगा उसके बाप का नहीं है, समाज ने 10-10 रुपए दिए थे। ये खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तुम्हारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, तुम्हारे भैया भतीजों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति, और मेरे बच्चों, मेरे समाज के बदन पर फटा निककर एमटेक बीटेक करने के बाद में मेरे समाज का बच्चा बेकार घूमता है, तो फिर राहुल नागपाल को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना है, मुझे ऐसे ही बोलना है और पूरे देश में बोलना है। ये लड़ाई है, क्योंकि एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, आपकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एक जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो सारे लोग, सारे जानवर भाग गए। तो छोटे छोटे जानवर, मतलब चिरोटे, एक दूर पेड़ की ऊंचाई पर बात कर रहे थे आपस में। एक चिड़िया और एक कौवा। कौवा कह रहा था कि देख जंगल जल रहा है, तो चिड़िया कह रही थी हाँ देख तो मैं भी रही हूँ, देख तू भी रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चिड़िया ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो बराबर में तालाब है आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां से चोंच में पानी भर के लाऊं और इस पर डालूं ताकि ये आग बुझ सके। तो कौवा हंसा और कहने लगा तू पागल हो गई है चिड़िया, तेरे चोंच भर पानी से ये आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मेरे चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन 100 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद में जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम इतना जरूर लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी कि जिससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चोंच भर पानी ला करके इस जंगल की आग को बुझाना चाह रही थी, और कुछ लोग थे जो तमाशा देख रहे थे। तो मैं ईमानदारी से कहता हूं, जब पूरे देश में घूम करके घर जाता हूं, आईने के सामने खड़े होकर के इतना कहता हूं कि 100 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद जब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में, और जो आज मैं बोल रहा हूं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पर जाएगा, ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, और 100 साल के बाद जब इसको वीडियो को देखेगा तो इतना जरूर कहेगा कि जब मिशन मूवमेंट बर्बाद हो रहा था तो एक राहुल नागपाल था जो चीख चीख करके कह रहा था मूवमेंट बर्बाद हो रहा है और इस बर्बादी के लिए हमारे नेता जिम्मेदार हैं, और मैं गाली खा रहा था, तो तब कहेंगे नहीं यार वो लड़का ठीक कह रहा था। मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी,
मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी, हो सकता थोड़े दिन के बाद समझ में आए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तमाम पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ, तमाम पार्टी के बड़े नेता मेरे संपर्क में मुझे फोन करते हैं। अभी हाल ही में एक किताब का प्रमोशन हुआ, मोदी जी ने एक किताब लिखी मोदी एंड अम्बेडकर, उसका इन्विटेशन मेरे पास आया, राष्ट्रपति जी ने उस किताब को विमोचन किया, तो मेरे पास में इन्विटेशन आया। मैंने कहा यार मैं बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। उसके कुछ दिन के बाद में उसका हिंदी वर्जन आया, और जब हिंदी वर्जन आया तो फिर मेरे पास में मनोज तिवारी जो सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार है, हमारे दोस्त भी हैं, वो उनके पीए ने चौबे ने मुझे फोन किया कि भैया वो बाबा साहब की किताब का हिंदी वर्जन आ रहा है, आप कम से कम अब तो आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, आप इतनी कह रहे हो तो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैंने कहा उस मंच पर बीजेपी का झंडा, बीजेपी का डंडा और बीजेपी की बात नहीं होनी चाहिए, तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वैसा ही किया। ये ताकत होनी चाहिए कहने की, इन शर्तों को बुलाओगे तो आऊंगा। हमारा आदमी तो नाक के बल रगड़ के चला जाता है कि सांसद जी ने फोन खिंचवाए, फोटो ही खिंच जाए। वो सांसद हमारे साथ कहते हैं राहुल नागपाल के साथ फोटो खिंच जाए। हम 100 सांसदों से आज भी बढ़े, ईमानदारी है, क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। मैंने कहा वहां पे मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया, मनोज तिवारी ने खड़े होकर कह रहे मेरे छोटा भाई आ जाइए, पूरा सम्मान हुआ। मनोज तिवारी जी ने अपनी बात रखी, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ा, सारे लोग जाकर के देखना। हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए एक सच्चा अम्बेडकरवादी होने के लिए। मैं तो कहता हूं मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बिगड़ी हुई संतान हूं, बिगड़ा हुआ चेला हूं। जैसा आज था वैसा ही 20 साल पहले था और वैसा ही 20 साल बाद मिलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहा तिवारी जी, जब तुम्हारे बाप और दादा के हाथ में कलम थी, मैंने कहा कि तिवारी जी सांसद जी, जब तुम्हारे बाप और दादा के हाथ में कलम थी तो तुमने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, राजपूत, इस देश के लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया क्योंकि तुम्हें श्रेष्ठ होना था। लेकिन जब मेरे बाप के हाथ में कलम आई तो उसने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैंने अपनी बात कही, उसके बाद में वो वीडियो, वो फोटो हमारे ट्विटर अकाउंट पर गए तो हमारे समाज के लोगों ने मुझे 2 लाख गालियां दी। वीडियो नहीं देखा, गालियां दी करे राहुल नागपाल तो क्या बीजेपी के सांसद के साथ बैठा था। अरे भाई इसमें कौन सी बात हो गई? हमारे लोग इतने बिल्कुल हैं, लठ लेके बैठे, राहुल नागपाल जहां मिल जाए पेल दो। अरे भाई मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही समाज में रहता हूँ, लेकिन पहले बता तो दो। और आज मैंने देखा मेरे ऑफिस से मुझे हमारे आकाश ने बताया, लड़के ने, बोले भैया बहुजन समाज पार्टी के जो उनका पोर्टल है उस पर आपके बारे में लिखा गया है कि राहुल नागपाल दलाल है। तो मैंने कहा अगर इतनी बड़ी पार्टी मुझसे कह रही है कि मैं दलाल हूं तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं मेरे चरित्र में गलती रही होगी, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि हम जब तक जिंदा हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कमी अपने वालों में है, उनकी भी झाड़ सफाई करते रहेंगे और दूसरे वालों से भी लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन बर्बाद हो रहा है ना, और समाज का की जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए बीजेपी और आरएसएस वाले कम जिम्मेदार हैं, हमारे वालों की खामोशी ज्यादा जिम्मेदार है। ये बात याद रखिए, हमारे वालों की खामोशी ज्यादा जिम्मेदार है। लोग कहते हैं मैं केजरीवाल से मिलूं, साहब तो आम आदमी पार्टी का हो गया। अभी राहुल गांधी से मिलने चले गए तो कांग्रेस का हो गया। पिछले दिनों बहन जी से मिल गया, बहन जी ने ट्वीट कर दिया कि राहुल नागपाल का बसपा में स्वागत है, तो सब लोग खुश हो गए। अरे भाई मैं एक्टिविस्ट हूँ, मेरा काम एजेंडा सेट करना है। मैंने कहा राहुल गांधी से खड़े होकर के कि अगर आपकी सरकार आएगी तो मेरे समाज के लिए क्या करोगे, मुझे बताओ, क्या प्लान है तुम्हारे पास में दलितों की उन्नति का, बताओ तो सही। तो राहुल गांधी ने पूछा बताओ क्या चाहते हो, हमने कहा जाति का जनगणना करवाओ, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पास करवाओ, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो और 22.5% जो आरक्षण है हमारे SC/ST समाज का उसे लागू करो और पिछड़े समाज का 27% लागू करो। ये हमने मांग की ना। और जो लोग ये कहते हैं राहुल नागपाल दलाल है, मैं कहता हूं कि तुमने 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया, बड़ी बात कह रहा हूं, 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया। जिन लोगों ने, आपको पता है 40 सांसदों का किस आधार पर दिया, भाई बता तो दो। तुमने दिया ना 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार किसने चलवाई, तुमने दिया ना। तो बदले में क्या लिया, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पास करवा लेते, निजी क्षेत्र में आरक्षण ले आते, जाति का जनगणना करवा लेते। अरे 7 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार में खाली पड़ी थी दलित समाज की, उन्हें पूरी करवा लेते। इन चमार खट्टी पासियों को भंगियों के घर में 7 लाख घरों में चूल्हा जल जाता, ये अफसर बन जाते, इतना कर लेते। वो भी नहीं कर पाए। अरे कुछ नहीं करना था तो वो भी नहीं कर पाए। 10 साल का समर्थन दिया सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए। कौन सी सांप्रदायिक ताकतें भाई, बता तो दो। तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों को कोई नहीं समझता है तो
भाई मैं समझता हूँ, और जो नहीं समझते उन्हें समझाऊंगा गड़बड़ है। हमको लोग कहते हैं कि हुक्मरान बनना है, मैं कहता हूँ ये कहना बंद कर दो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बंगाल में ये बात कही थी 42 में कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1949 को लखनऊ के एक भाषण में कहा था कि मुझे पता है इस देश के दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी की समस्या एक है, उनकी समस्या का समाधान एक है। मुझे पता है कि आप लोग एक जगह वोट नहीं डाल सकते, मुझे पता है कि आप लोग रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी समस्या एक है। अगर आप इकट्ठा होकर के एक जगह वोट डाल करके भी सरकार बना लोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये कब कही? 1942 में। कब? 25 अप्रैल 1942 को बाबा साहब कह रहे हैं लखनऊ के भाषण में। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात और भी कही। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पता है कि तुम ये काम आसानी से कर नहीं पाओगे, लिहाजा नहीं कर सकते हो तो चाहे तो समाजवादी हो और चाहे कांग्रेसी हो, तब तक तुम ये अपनी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब तक इनके साथ मिलकर के सरकार बनाना और अपने समाज का भला करना। ये बाबा साहब उस समय कह रहे हैं। कब? आज से लगभग 60 साल 70 साल 80 साल पहले। और आज के हमारे नेता करेंगे नहीं साहब अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, तो फिर अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे किसको फायदा पहुंचा जरा ये भी बता दो। कहां अंदर खाने तुमने समझौता कर रखा जरा ये भी बता दो। अरे सब समझते हैं लोग, इस समाज को बेवकूफ मत समझिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज का चिंतन करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ तो बोल रहा हूँ। अब लोग मेरे ऊपर मोहर लगाते हैं तो साहब विरोधी हैं। विरोधी नहीं है, हम समाज के चिंतक हैं। एक लड़का चंद्रशेखर पैदा हुआ हमारा छोटा भाई, साहब गद्दार है गद्दार है गद्दार है। अरे भाई क्या तुम्हारा को छीन के ले गया? मैं तो चाहता हूँ कि समाज में नेता पैदा होने चाहिए, और इतने नेता पैदा हो कि माननीय साहब कांसी राम कहते थे कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों को हमारे नेता खरीदने की बड़ी आदत है। मैं इतने नेता पैदा कर दूंगा कि कांग्रेस के लोग खरीदते खरीदते थक जाएंगे। ये काशीराम साहब ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। अभी तक तो मैंने अपनी तरफ से कोई बात कही नहीं। अभी तो मैं वही बात करूँ जो अम्बेडकर और काशीराम कह कर चले गए, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए, काशीराम कह करके गए, हम तो कह रहे हैं कि 1000 चंद्रशेखर पैदा हो, 1000 राहुल नागपाल पैदा हो, 1000 रविंद्र प्रधान जी पैदा हो, ये तमाम लोग पैदा हो, प्रेमपाल और ये योगेंद्र जैसे लोग पैदा हो, तब समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी के पास में 4000 नेता हैं, फिर भी कहते तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हम क्या कर रहे हैं कि तू घटिया बाहर जा, तू घटिया तू बाहर जा, अकेले रहेंगे। तो अकेले क्या करोगे फिर बताओ जरा मुझे? सब खराब है, तुम अकेले ठीक हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में एक बात कही। कब? 1920 में लगभग 102 साल पहले। क्या कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपना मीडिया खुद बनाना पड़ेगा। कब कही? 1920 में। क्या था मनुवादी मीडिया के नाम पर? एक अखबार था हिंदू। एक अखबार को रोकने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4-4, 5-5 अखबार निकाले। समता निकाला, मूक नायक निकाला, जनता निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला। 4-4, 5-5 अखबार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाले। और जो समता अखबार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाला, आज समतावाद टीवी चैनल मनोज अंतानी जी चला रहे हैं। ये इनके लिए धन्यवाद कि बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा रखे हुए आज भी। ठीक है, मूक नायक हमारी मीना कोटवाल चला रही है। और बाबा साहब ने हिंदू को रोकने के लिए 5-5 अखबार निकाले। साहब काशीराम साहब 1970 और 75 में कह रहे हैं कि मनुवादी मीडिया हमारा नहीं, हमें अपना मीडिया खुद बनाना पड़ेगा। क्या आता था मनुवादी मीडिया के नाम पर? सिर्फ दो चैनल, DD1 और DD2, उन पर 5-5 मिनट की खबर आती थी। उसको रोकने के लिए कांसीराम साहब ने अपने अखबार निकाले बहुजन संतक, तब जाकर के उसको रोक पाए। और आज के हमारे नेता चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। तो या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पागल थे 100 साल पहले, या तुम ज्यादा कलबंद हो गए हो जो बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हो। अरे वो मीडिया जिससे तुम उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। वो जिनके लिए बना उनके लिए काम कर रहा है, और जो मीडिया तुम्हारे लिए बना उससे तुम बात करते नहीं हो। ये यूट्यूबर बेचारे जितने घूम रहे हैं, चाहे शंभू है, चाहे राहुल है, चाहे मनोज अंतानी है, चाहे मीना है, चाहे और हमारे साथी हैं, किसको बुला करके कहते हैं जाओ तुम काम करो, हम तुम्हारे लिए हेल्प करें? कोई नहीं करता भाई साहब। तो ये हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। लिहाजा मैं आप तमाम साथियों से एक बात कहूंगा जिसकी छोटी सी सभा में, क्योंकि मुझे भी आधा घंटा हो गया बोलते हुए, आप तमाम लोग एक काम करना। मैंने आपको इतना सारा खंडन कर दिया, अब मैं मंडन कर देता हूँ। मंडन ये है, जैसा मैंने बताया, बच्चों को पढ़ाना। ये आंदोलन जो है फूले अम्बेडकरी आंदोलन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी को जिंदा रखने का आंदोलन है। लोग मुझसे पूछते, टीवी अखबार वाले मुझसे पूछते, पत्रकार मुझसे पूछते कि भैया जब इतनी सारी कमियां हैं तो बाबा साहब के विचार को बचाया कैसे जाएगा?
तब मैं कहता हूं कि नेताओं के भरोसे मत रहना, नेताओं के भरोसे मत रहना। ये 5 साल में एक बार आएंगे, शकल दिखाएंगे, वोट ले जाएंगे, MP MLA बन जाएंगे, फिर पलट के नहीं आएंगे। और आते वक्त अब तो चमारों की औकात इतनी हो गई है, मैं तो नाम लेके कहता हूँ 1980 के आसपास, 1990 के आसपास जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो उत्तर प्रदेश में 90 सीट दलितों के लिए रिजर्व हैं MLA की। उनमें से 80 और 75 जाटव चमार होते थे, बाकी हमारे दूसरे भाई होते थे। कहीं खटीक जीत गया, कहीं पासी जीत गया, कहीं वाल्मीकि जीत गया। आज की तुम्हारी स्थिति ऐसी खराब है चमारों की खास तौर से कि 90 में से 17-18 तुम हो, बाकी दूसरे वाले हैं। ना तो चमार की वोट कोई मांगने आता है और ना चमार को कोई टिकट देता है। तुम पे मोहर लग गई है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो तुम्हें पता है। एक बात और कह देता हूं, ब्राह्मण कभी ये कहता है कि मैं हुक्मरान बनना है? कहता है कभी? नहीं ना, नहीं कहता ना। जाट कभी कहता है हुक्मरान बनना है? गुजर कभी कहता है? यादव नहीं कहता। वो कभी बनिया कभी कहता है कि हुक्मरान बनना? नहीं बनना। हमारे दिमाग में बात है हुक्मरान बनना है। इस हुक्मरान बनने के चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है। बाबा साहब ने ये बात कही कि हुक्मरान बनना है, तो वो इसलिए कही। हुक्मरान बनने का मतलब क्या है? हुक्मरान बनने का मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना नहीं है। हुक्मरान बनने का मतलब पत्रकार बनना है, कवि बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, प्रधान बनना है। हर क्षेत्र में हमारी प्रधानी होनी चाहिए, इसको हुक्मरान कहते हैं। इस गाँव का हुक्मरान कौन है? रविंद्र भाई बैठे हुक्मरान है। इस क्षेत्र का हुक्मरान कौन है? पत्रकारिता में हुक्मरान कौन है? टीवी पर वोट करके कौन बोलेगा? बताओ ना। ये है हुक्मरान बनने का मतलब। लेकिन हमने कह दिया कि नहीं साहब हुक्मरान बनना है, तो हुक्मरान बनने के चक्कर में ना तो हमारी वोट की वैल्यू रही, ना कोई हमें टिकट दे रहा है, हम बेकार और बर्बाद हो गए। तो ये नुकसान किसका हुआ? ये हमारा हुआ। मैं ये नहीं कहता वोट किसको देना, ये आपका अपना काम है, जिसको भी देना। लेकिन एक बात कह करके जा रहा हूँ, अगर आने वाली नस्लों को बचाना है, अगर इन बच्चों का भविष्य बचाना है, इन बेटियों के हाथ में आप ये झाड़ू छोड़ करके इनको अफसर बनाना चाहते हो, तो पलट करके तो देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन सा दौर था। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ज्यादा बेहतर जानते हैं, आखिरकार वो कौन सा दौर था कि जब गांव देहात से आदमी 10वीं पास करके जाता था और एम्प्लॉयमेंट एक्शन में नाम दर्ज कराता था, और वो सोचता था कि कौन सी नौकरी करूं, पुलिस की करूं, कंडक्टर की करूं, रेलवे में करूं, कौन सी नौकरी करूं। वो सोचता था 10वीं पास, आज उसको नौकरी मिली, रिटायर हो गया, 50,000 की पेंशन पे काम कर, 50,000 की पेंशन मिलती है। लेकिन 50 साल के बाद में उसका बेटा 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद, BA करने के बाद, MA करने के बाद में, M.Tech और B.Tech करने के बाद में 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो सरकारें अच्छी थी या ये सरकारें खराब है? अगर हमारा सब कुछ बर्बाद हुआ तो क्यों बर्बाद हुआ? हुक्मरान बन जाना अगर ठीक था तो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी 4-4 बार सरकार रही, तो क्या दलितों का शोषण बंद हो गया? नहीं हुआ ना। आज भी अगर दिल्ली से सटे हुए नोएडा में चमार की बारात घोड़ी पर नहीं निकलती हो तो सरकार का क्या करोगे? बताओ मुझे जरा तुम। नहीं ना। समाज सरकार बनाने से मजबूत नहीं होता। समाज के पास जब पैसा होता है, ताकत होती है, समाज मजबूत तब होता है। सरकार बनाने से कुछ लोग मजबूत हो सकते हैं। जाट देखे आपने? जाट और गुजर, सरकार इनकी हो, उनकी हो, किसी की भी हो, वो हर सरकार में मंत्री रहते हैं, सब में रहते हैं ना, और वो मजबूत रहते हैं कि भाई वोट तुम्हें देंगे, बताओ हमें क्या दोगे बदले में। अमेरिका का आप रिजल्ट देखिए, जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं सुन लीजिए। अमेरिका में ब्लैक्स के आंदोलन को पढ़िएगा आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर ब्लैक जो जाति है उसको 1968 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने का हक नहीं था। यानी वो बसों में नहीं बैठ सकते थे गोरों के साथ काले। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हुक्मरान बनना है, कभी कहा ब्लैक ने? कभी नहीं कहा ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार रिपब्लिकन पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, उससे बैठ करके उनके एक्टिविस्ट, उनके जो नेता थे, वो बात करते थे कि चलो वोट तुमको दे देंगे, हमारे समाज के लिए क्या करोगे बताओ, ये करो, ठीक है, उतना हो गया। धीरे धीरे समाज मजबूत हुआ, और जब समाज मजबूत हुआ तो फिर बराक ओबामा राष्ट्रपति बना। कमजोर समाज के सर पर ताज भी रह जाएगा तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं तो पूरा देश घूमता हूँ, पंजाब के चमार ने सरकार नहीं बनाई, लेकिन वो मजबूत हैं, उनके पास में बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, विदेशों में, क्यों? क्योंकि पैसा है उनके पास में। हमारा आदमी आज भी दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए जाता है, उसका शोषण होता है, बेटियों के बलात्कार होते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। लिहाजा अपने आप को कैसे मजबूत करना है, इस पर ध्यान रखिए। इन बेटियों को कैसे बचाना है, इन बच्चों की शिक्षा कैसे मजबूत होगी, इस पर बचाइए। और एक बात और कहता हूं अंत में, अगर कोई चंदा मांगने आए ना आपके घर, खासतौर से वाम सेब के लोग अगर चंदा मांगने के लिए आए,
तो उनसे कहना किस बात का चंदा भाई, किस बात का चंदा, क्यों चंदा दे? 40 साल वाम सेब को बने हुए हो गए, 40 साल में क्या करा तुमने, जरा मुझे एक काम बताओ। वाम सेब वालों को मेरा खुला चैलेंज है कि वाम सेब के लोगों ने एक काम 40 साल में कोई स्कूल खोला है, कोई कोचिंग सेंटर खोला है, किसी बच्चे की फीस भरी है, किसी बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, कुछ भी तो नहीं करे। कर क्या रहे हो बता तो भाई, 40 साल का हिसाब तो दे दो, अभी से हिसाब मांगा करो। लठ ले लो हाथ में, क्या ले लो, डंडा ले लो हाथ में, जो भी चंदा मांगने आए उससे कहना कि पहले हिसाब दे। वाम से इतना बड़ा संगठन साहब, सरकारी कर्मचारियों को पैसे की कोई कमी नहीं। आज तक बता दो 25 दिसंबर को एक प्रोग्राम कर लेंगे, कहाँ पूना में, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या होता है उसमें किसी को पता है? नहीं पता। पैसा दो, बहन जी का जन्मदिन लाओ पैसा, भैया जी का जन्मदिन लाओ जब पैसा, चाचा का जन्मदिन लाओ जब पैसा, वाम से। अरे फिर कब तक पैसा देगा समाज तुम्हें? तुमने बदले में समाज को क्या दिया ये तो बता दो जरा। तो एक तो वाम से वालों से हिसाब मांगना शुरू करो, और ये जितने राजनीतिक दल है ना करें, जो जन्मदिन पैसा दो, बोले भाई बहुत पैसा सीबीआई और ईडी के डर की वजह से तुम तो खर्च नहीं कर पा रहे, उल्टा हमें दे जाओ, तुम भी फ्री हो जाओगे, हम भी फ्री हो जाएंगे, हमारे पास ही पैसा जाएगा थोड़ा सा। ये समाज का दर्द है, समाज की लड़ाई है, कह रहा हूं आप लोगों से। और मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना। अगर राहुल नागपाल को एमएलए बनना होता तो तमाम साथी जो यूट्यूब सोशल मीडिया पर मुझे देखते हैं, तो केजरीवाल की सरकार में मैं मिनिस्टर होता। कुमार विश्वास में हमारे साथी थे, उन्होंने कहा था तो ये चुनाव लड़ाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा, विधायक सांसद बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा, मेरी बात मान जा। मैं कहा पंडित जी अपनी समझ में राजनीति नहीं आती यार, हम यही ठीक है जहाँ है। तो मैं तो 10 साल पहले मंत्री बन गया होता। अभी भी राहुल गांधी जी ने बुला करके अगर राहुल जी चुनाव लड़ूंगा तो माफ करो, मेरे समाज के लिए क्या करूंगा जो तुम्हारी सरकार बन जाएगी, मुझे इतना बता दो। तो हम लोग तो यही इसी मिट्टी में मरने के लिए पैदा हुए। मैं अगर बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हारा भविष्य भी बच्चे सुधर सके। मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूँ तो इसलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पाठ तुम्हें पढ़ाता हूँ, फूले कबीर नानक रैदास की बात तुम्हें पढ़ाता हूँ, ताकि तुम लोग अपने बच्चों को तैयार कर सको, इन बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। इन नेताओं का चक्कर छोड़ दो, इन नेताओं ने बहुत नुकसान किया।